प्रमुख समाज सुधारक डी.के. कर्वे विदो रीमैरेज एसोसिएशन के सचिव थे और उन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जे.डी. बैथ्यून ने कोलकाता में बैथ्यून विद्यालय की स्थापना की, जो भारत में महिलाओं की आधुनिक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कोलकाता के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे और उन्होंने विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। बी.एम. मालाबारी पारसी समाज सुधारक थे, जिन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध अभियान चलाया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। पर्यावरण सम्मेलन क्योटो प्रोटोकॉल के माध्यम से कार्बन क्रेडिट की अवधारणा विकसित हुई और इसका उद्देश्य वैश्विक तापन को कम करना था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में आयोजित पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है और इसे 2003 में प्रभावी किया गया। नागोया प्रोटोकॉल 2010 में स्वीकार किया गया और इसका उद्देश्य जैव विविधता से प्राप्त आनुवंशिक संसाधनों के लाभों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है। इसके 20 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। रियो+20 सम्मेलन 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ और इसका मुख्य विषय हरित अर्थव्यवस्था तथा सतत विकास था। प्रमुख पर्यावरण अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम 1980 वनों के संरक्षण और उनके गैर वन उपयोग पर नियंत्रण के लिए बनाया गया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उद्देश्य वन्य जीवों और उनके आवास का संरक्षण करना है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए बनाया गया। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 का उद्देश्य वायु प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना है। ओजोन क्षयकारी पदार्थ विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000 के द्वारा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उपयोग पर नियंत्रण किया गया। जैव विविधता अधिनियम 2002 के द्वारा भारत की जैव विविधता के संरक्षण और उसके सतत उपयोग की व्यवस्था की गई। प्रमुख प्रजातियां कैरिटोन प्रजाति ऐसी प्रजाति होती है जिसकी संख्या कम होती है लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र में उसका महत्व बहुत अधिक होता है। बाघ इसका प्रमुख उदाहरण है। संकेतक प्रजाति पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों की सूचना देती है। लाइकन इसका प्रमुख उदाहरण है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण बढ़ने पर यह सबसे पहले प्रभावित होती है। स्थानिक प्रजाति केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी घाट का शेर पूंछ वाला बंदर इसका उदाहरण है। विदेशी प्रजाति वह होती है जिसे बाहर से लाकर किसी क्षेत्र में बसाया जाता है। चाय इसका प्रमुख उदाहरण है। अम्ब्रेला प्रजाति के संरक्षण से अनेक अन्य प्रजातियों का भी संरक्षण हो जाता है। एक सींग वाला गैंडा पांडा और बाघ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। फ्लैगशिप प्रजाति ऐसी प्रजाति होती है जो किसी क्षेत्र की पहचान बन जाती है। केरल का नीलगिरी लंगूर और सुंदरवन का बंगाल टाइगर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट हिमालय और पूर्वी हिमालय जैव विविधता के प्रमुख हॉटस्पॉट हैं। इंडो बर्मा क्षेत्र विश्व के महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल है। सुंडालैंड भी जैव विविधता का प्रमुख हॉटस्पॉट माना जाता है। पश्चिमी घाट भारत के सबसे समृद्ध जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। प्रदूषकों के प्रकार प्राथमिक प्रदूषक वे होते हैं जो सीधे स्रोत से वातावरण में उत्सर्जित होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड इसके प्रमुख उदाहरण हैं। द्वितीयक प्रदूषक वे होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषकों की रासायनिक अभिक्रियाओं से बनते हैं। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फेट तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसके प्रमुख उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश में कला और शिल्प संस्थान कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में लखनऊ में स्थापित किया गया। भारतीय ललित कला परिषद 1920 में वाराणसी में स्थापित की गई। ललित कला निगम का गठन 1949 में किया गया। भारत कला भवन 1920 में वाराणसी में स्थापित किया गया और यह भारतीय कला एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण संग्रहालय है। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में लखनऊ में स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह उत्तर प्रदेश का राज्य प्रतीक गंगा और यमुना का संगम, मछलियों की एक जोड़ी तथा धनुष और बाण से मिलकर बना है। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन है। उत्तर प्रदेश का राज्य खेल हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प पलाश है जिसे जंगल की आग भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य ललितपुर जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जिसकी सीमाएं मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से मिलती हैं। सहारनपुर जिला हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है जिसका क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हापुड़ है जिसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के जिले उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक आबादी वाले जिले सबसे अधिक आबादी वाला जिला प्रयागराज है। दूसरे स्थान पर मुरादाबाद है।
तीसरे स्थान पर गाजियाबाद है। चौथे स्थान पर आजमगढ़ है। पांचवें स्थान पर लखनऊ है। संविधान सभा की समितियां। संघ तथा राज्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे। मौलिक अधिकार उपसमिति की अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष एचसी मुखर्जी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इस समिति में 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। गोपाल स्वामी अयंगर इसके सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे। डॉक्टर के.एम. मुंशी इसके सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह इसके सदस्य थे। एन. माधवराव इसके सदस्य थे। टी.टी. कृष्णमाचारी बाद में सदस्य बनाए गए और उन्होंने डी.पी. खेतान के निधन के बाद उनका स्थान लिया। प्रस्तावना के प्रमुख शब्द। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता सबसे पहले आती है। इसके बाद समाजवादी शब्द आता है। फिर पंथनिरपेक्ष शब्द आता है। इसके बाद लोकतांत्रिक शब्द आता है। अंत में गणराज्य शब्द आता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पहला प्रमुख प्रकार परिपृच्छा है, जिसे जनमत संग्रह भी कहा जाता है, और इसके माध्यम से जनता किसी महत्वपूर्ण विषय पर सीधे अपना निर्णय देती है। दूसरा प्रमुख प्रकार पहल है, जिसमें जनता स्वयं किसी नए कानून का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। तीसरा प्रमुख प्रकार प्रत्यावर्तन है, जिसे रिकॉल कहा जाता है, और इसके माध्यम से जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधि को कार्यकाल पूरा होने से पहले वापस बुला सकती है। चौथा प्रमुख प्रकार जनमत संग्रह है, जिसे प्लेबिसाइट कहा जाता है, और इसके माध्यम से किसी विशेष क्षेत्र या महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न पर जनता की राय ली जाती है। भारत की प्रमुख झीलें। वुलज झील जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और इसी झील पर तैरते हुए फुमदी पाए जाते हैं तथा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चिल्का झील ओडिशा में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के मध्य स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है और यह राज्य की सबसे बड़ी झील है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है और इसका निर्माण उल्कापिंड के टकराने से हुआ था। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। रूपकुंड झील उत्तराखंड में स्थित है और इसे कंकाल झील भी कहा जाता है। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। रॉकी पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। एप्लाचियन पर्वत उत्तरी अमेरिका में स्थित है। आल्प्स पर्वत यूरोप में स्थित है। अल्ताई पर्वत मध्य एशिया में स्थित है। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। कॉकेशस पर्वत यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। वायुमंडल की परतें। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसी में मौसम तथा जलवायु से संबंधित सभी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और यह विमान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त परत मानी जाती है। मध्य मंडल में अधिकांश उल्कापिंड घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं। आयन मंडल में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, जिससे दूरसंचार संभव होता है। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है और यहाँ गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अत्यंत कम होने के कारण गैसें बहुत विरल होती हैं। भारत की सर्वोच्च चोटियाँ। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। चौथी सबसे ऊंची चोटी कामेत है, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। पांचवी सबसे ऊंची चोटी साल्टोरो कांगड़ी है, जिसकी ऊंचाई 7742 मीटर है। सिंधु नदी की सहायक नदियां। सिंधु नदी के बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चिनाब, व्यास, रावी, सतलुज और झांस्कर हैं। सिंधु नदी के दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां श्योक, गिलगित, गोमला और काबुल हैं। रिट के प्रकार। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का उद्देश्य किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उसकी अवैध हिरासत समाप्त कराना है और यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा मानी जाती है। परमादेश रिट का अर्थ किसी कार्य को करने का आदेश देना है। ये लोक प्राधिकारी, निगम, सार्वजनिक निकाय, अधीनस्थ न्यायालय तथा सरकार के विरुद्ध जारी की जा सकती है, लेकिन किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जाती। अधिकार प्रयच्छा रिट का उद्देश्य ये जांचना है कि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर वैध रूप से नियुक्त है या नहीं।
ये सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से बैठे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है, लेकिन निजी मंत्री या निजी कार्यालयों के विरुद्ध जारी नहीं होती। प्रतिषेध रिट का उद्देश्य किसी न्यायिक या अर्धन्यायिक प्राधिकारी को अपनी अधिकार सीमा से बाहर कार्य करने से रोकना है। ये न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी होती है, लेकिन प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों तथा निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं होती। उत्प्रेषण रिट का उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायिक, अर्धन्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकारी के अभिलेख मंगाकर उसके आदेश की समीक्षा करना है। यह विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं होती। इसी रिट के माध्यम से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय किसी लंबित मामले को अपने पास स्थानांतरित कर सकता है। इसे पोस्टमार्टम रिट भी कहा जाता है। वेदों से संबंधित पुरोहित होता ऋग्वेद का पुरोहित होता है, अध्वर्यु यजुर्वेद का पुरोहित होता है, उद्गाता सामवेद का पुरोहित होता है, ब्रह्मा अथर्ववेद का पुरोहित होता है। प्रमुख नीति निदेशक तत्व। अनुच्छेद 39 में सभी नागरिकों को समान न्याय तथा निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा तथा बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 42 न्यायसंगत और मानवीय कार्य परिस्थितियों तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 43 सभी श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह योग्य वेतन सुनिश्चित करने की बात करता है। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 43 का सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण, वन और वन्य जीवों के संरक्षण का निर्देश देता है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा का निर्देश देता है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध। भारतीय संविधान के आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित हैं। इनका उल्लेख संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता अर्थात राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों तथा शासन के महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दें। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी विधिक या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर परामर्श मांग सकते हैं। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों तथा शक्तियों से संबंधित है। दैनिक प्रयोग में आने वाली दवाइयाँ। एंटासिड दवाइयाँ पेट में बनने वाले अतिरिक्त अम्ल को कम करती हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इनो इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ट्रैंक्विलाइजर दवाइयाँ तनाव, चिंता तथा मानसिक रोगों के उपचार में प्रयोग की जाती हैं। एनाल्जेसिक दवाइयाँ दर्द से राहत देने के लिए उपयोग की जाती हैं। एस्पिरिन इसका प्रमुख उदाहरण है। नार्कोटिक एनाल्जेसिक दवाइयाँ शक्तिशाली दर्द निवारक होती हैं, लेकिन इनसे लत लग सकती है। मॉर्फिन तथा इसके व्युत्पन्न इसके प्रमुख उदाहरण हैं। एंटीसेप्टिक दवाइयाँ बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं। सोफ्रामाइसिन, डिटॉल और टिंचर आयोडीन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। एंटीबायोटिक दवाइयाँ सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न रोगों का उपचार करती हैं तथा उनके विकास को रोकती हैं। पेनिसिलिन, सल्फा औषधियाँ और स्ट्रेप्टोमाइसिन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। रासायनिक यौगिक और उनके सामान्य नाम। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल कहा जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम साल्ट कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम कहा जाता है। गैसें और उनकी विशेषताएं। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन से मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाती है और अधिक मात्रा में यह मृत्यु का कारण बन सकती है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हरितगृह प्रभाव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी गैस है और वायुमंडल में इसकी मात्रा लगभग 0.03% होती है। मीथेन बायोगैस तथा सीएनजी का प्रमुख घटक है। रेडॉन एक रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस है जो वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। क्लोरीन का उपयोग गैस मास्क में नहीं बल्कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है।
ब्यूटेन एलपीजी का प्रमुख घटक है। कार्बन और उसके प्रमुख रूप। कार्बन के प्रमुख अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलेरीन हैं। शुद्ध कार्बन की सबसे पतली परत को ग्राफीन कहा जाता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। कार्बन का प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर अपर रूप हीरा है। ऊष्मागतिकीय दृष्टि से कार्बन का सबसे स्थिर अपर रूप ग्रेफाइट है। धातु और अधातु। रक्त में पाई जाने वाली प्रमुख धातु लोहा है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट के निर्माण में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातु सोडियम है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम मानी जाती है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन है। उत्तर प्रदेश में प्रथम। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू थीं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर वाल्टर मॉर्गन थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त मोहम्मद असगर थे। उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल थे। उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन फरवरी 1968 से फरवरी 1969 तक लागू रहा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड मायावती के नाम है, जिन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री पद संभाला। उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट ऊपरी गंगा नदी है, जिसे 2005 में रामसर स्थल घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश का पहला चिड़ियाघर नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आगरा का किला और ताजमहल है, जिन्हें 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण संस्थान। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का वर्तमान नाम भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान नहीं बल्कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR वाराणसी है। भारतीय रेशम प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी के चौबेपुर में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली के इज्जतनगर में स्थित है। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान हापुड़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के पक्षी अभयारण्य। बाखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में स्थित है और इसकी स्थापना 1980 में हुई। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य बलिया में स्थित है और इसकी स्थापना 1991 में हुई। लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य कन्नौज में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1989 में हुई। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1984 में हुई। पटना पक्षी अभयारण्य एटा में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1991 में हुई। विजयसागर पक्षी अभयारण्य महोबा में स्थित है और इसकी स्थापना 1990 में हुई। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में स्थित है और इसकी स्थापना 1987 में हुई। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई में स्थित है और इसकी स्थापना 1990 में हुई। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा में स्थित है और इसकी स्थापना 1997 में हुई। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का देश की सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 8% है। प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 26% है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर लगभग 10% है। कृषि निर्यात में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। दूध उत्पादन और गन्ने की खेती में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। भारत के प्रमुख जलप्रपात। हाथी जलप्रपात मेघालय में स्थित है। बूंदिया जलप्रपात राजस्थान के कोटा में चंबल नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा नदी पर स्थित है। दूधसागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है। गौतमधारा जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा के निकट मच्छकुंड नदी पर स्थित है। अंडमान और निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है।
रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। भूमध्य रेखा पर स्थित देश। दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। अफ्रीका में साओ टोमे और प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। कर्क रेखा पर स्थित देश। उत्तरी अमेरिका में बहामास, मैक्सिको और पश्चिमी सहारा के निकट क्षेत्र कर्क रेखा से प्रभावित हैं। अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, चैड, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया और पश्चिमी सहारा कर्क रेखा पर स्थित हैं। एशिया में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान कर्क रेखा पर स्थित हैं। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को प्रारंभ किया गया। प्रमुख बैंकिंग शब्दावली। देयता बीमा योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को प्रारंभ किया गया। प्रमुख बैंकिंग शब्दावली। देयता वह राशि होती है जिसका भुगतान भविष्य में बैंक को करना होता है। जमा धन तथा विभिन्न प्रकार के बचत खाते इसके प्रमुख उदाहरण हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है।